बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका आपको कल हार्ड कॉपी भेजी थी, आज आप लेक्चर्स सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एनएमआर। एनएमआर क्या है? फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सर्वप्रथम एनएमआर तकनीक का विकास पुलसेल तथा ब्लॉच ने किया। इन्होंने सर्वप्रथम एल्कोहल की संरचना का अध्ययन किया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी परमाणु के चुंबकीय गुणों पर निर्भर करती है। परमाणुवीय नाभिकों में विद्यमान प्रोटॉन पर आवेश होता है और उनके चक्रण से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक नाभिक एक लघु चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसका कोणीय संवेग दिए हुए नाभिक की चक्रण संख्या I पर निर्भर करता है। I के मान 0, हाफ, 1, 3/2 etc. हो सकते हैं। देखें, इनमें संबंध द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या तथा चक्रण संख्या I के मध्य संबंध को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर I और न्यूक्लियस और ओरिएंटेशन। देखिए, यदि मास नंबर ऑड है, एटॉमिक नंबर चाहे ऑड हो या इवन हो, I का मान हाफ होगा। उदाहरणार्थ H1, C13, F19, ओरिएंटेशन 2 होगा। यदि मास नंबर इवन है, एटॉमिक नंबर भी इवन है, तो स्पिन क्वांटम नंबर I का मान 0। उदाहरणार्थ C12, O16, ओरिएंटेशन यथावत 1 ही रहेगा। मास नंबर यदि इवन है, एटॉमिक नंबर ऑड है, तो I का मान 1, 2, 3 etc. होगा इसी क्रम में। उदाहरणार्थ D2, N14 etc. ओरिएंटेशन 2। वे नाभिक जिनके अंदर नाभिकीय स्पिन I का मान 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 आदि हो, वे सक्रिय स्पिन वाले होते हैं तथा एनएमआर स्पेक्ट्रम में के द्वारा इनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। वे नाभिक जिनके लिए नाभिकीय स्पिन I का मान 0 होता है, वे स्पिन इनएक्टिव होते हैं तथा एनएमआर तकनीक में इनका पता नहीं लगाया जा सकता है। और वे नाभिक जिनके लिए I बराबर 1 होता है, सिग्नल चौड़े प्राप्त होते हैं, अतः जो कि यूजलेस होते हैं। जब चक्रण करते हुए नाभिक को उपयुक्त बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो चक्रण करता हुआ नाभिक स्वयं को विभिन्न रूपों में क्रियान्वित कर लेता है। इन अभिविन्यासों की संख्या को 2I+1 सूत्र से ज्ञात किया जाता है। अतः जिस नाभिक के लिए I बराबर हाफ हो, जैसे H1, C13, P31, तो उसके लिए नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 2 ही होंगे, जो कि निम्न है। A, एलिगमेंट विथ द फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। एलिगमेंट अगेंस्ट द फील्ड बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट और हायर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं हायर एनर्जी स्टेट, जिसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। E1, E2 एनर्जी लेवल हैं। डेल E बराबर H न्यू। जब स्पिन करता हुआ प्रोटॉन, जैसे एक नीचे निशान आपको दिख रहा है, तीर का निशान ऊपर की ओर, जो कि रेडिएशन अब्जॉर्प्शन करके उच्च ऊर्जा स्तर में जंप कर जाता है, तो उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। डेली ऊर्जा अवशोषित करके उसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। चक्रण करते हुए नाभिक का ध्रुवीय अक्ष साधारण लट्टू की गायरोस्कोपिक मोशन की भांति पोजिशनल मोशन का प्रयास करता है।
यदि अपन लट्टू को पकड़ के उसके ऊपर जिसमें होल्डर में लगाते उसको पकड़ के घुमाएं तो वो इस तरह गोल गोल घूमेगा कि उसका जो आगे का हिस्सा है वो नीचे को झुकता है, वो चारों तरफ घूमेगा। इस प्रकार उसको कहते हैं पोजिशनल मोशन। गाइड स्पून मोशन की भांति पोजिशनल मोशन का प्रयास करता है। डायग्राम में दे रखा है, स्पिन इस तरह कर रहा है, घूर्णी अक्ष उसकी इस तरह हो जाएगी, ढोल थोड़ी सी झुकावती झुकी हुई। ये आपका पोजिशनल ऑर्बिटल हो गया। स्पिनिंग प्रोटॉन, यदि I बराबर 0 हो तो नाभिक का केवल एक ही ओरिएंटेशन संभव है, जैसे C12 एवं O16 में न्यूक्लियस नॉन मैग्नेटिक होते हैं, अर्थात इनका चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है और फलतः इनका नाभिकीय चक्रण शून्य होता है। इसका अर्थ यह है कि उन पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं होता है। यदि किसी नाभिक को किसी उच्च तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दो ओरिएंटेशन की संभावनाएं हो सकती हैं। नाभिक का ओरिएंटेशन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, जैसा कि ए में डायग्राम में था। hν ऊर्जा के अवशोषण द्वारा नाभिकीय उच्च ऊर्जा ओरिएंटेशन बी में ग्रहण कर ले, यह अभिविन्यास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। आगे 14,092 गाउस जितनी उच्च तीव्रता वाले एप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र में ए तथा बी स्थिति के मध्य ट्रांजिशन के लिए आवश्यक ऊर्जा hν रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड 60 मेगाहर्ट्ज में उपलब्ध रहती है, जहां न्यू प्रयुक्त किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति है। ए तथा बी स्टेट के मध्य ट्रांजिशन एक निश्चित आवृत्ति पर होता है, जो स्पाइनिंग प्रोटॉन की पोजिशनल फ्रिक्वेंसी के तुल्य होती है। इसी तथ्य पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आधारित है। जब रेडियो फ्रिक्वेंसी एवं पोजिशनल मोशन करने वाले न्यूक्लियस की फ्रिक्वेंसी बराबर होती है तो यह कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर रेजोनेंस में है एवं इसी स्थिति में ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करता है। इस ट्रांजिशन के लिए आवश्यक ऊर्जा E को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। E बराबर है समीकरण नंबर 1, जहाँ H प्लांक स्थिरांक है। न्यू बराबर विद्युत चुंबकीय विकिरण की आवृत्ति, न्यू बराबर गायरो H0/2 पाई समीकरण नंबर 2 गायरो। E बराबर गायरो H0/2 पाई, H0 बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गायरो चुंबकीय अनुपात। किसी भी परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन रासायनिक बंधों के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा घिरा होता है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित होने के कारण स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जिसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या नाभिक को एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से शिल्डेड करते हैं। दोबारा सुन लें। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या नाभिक को एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से शिल्डेड मीन्स परिरक्षित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नाभिक पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त एप्लाइड चुंबकीय क्षेत्र के बराबर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम एप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के परिणाम के समानुपाती होता है। शिल्डिंग की स्थिति में प्रोटॉन पर प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र H को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। H बराबर H0 1 गामा समीकरण नंबर 3, जहाँ गामा शिल्डिंग प्रोटॉन पैरामीटर है, शिल्डिंग पैरामीटर या गामा शिल्डिंग पैरामीटर। अतः ट्रांजिशन एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। E बराबर स्मॉल h गायरो कैपिटल H बटे 2 पाई बराबर H गायरो H0 1 सिग्मा बटे 2 पाई समीकरण नंबर 4। यदि किसी नाभिक का अभिविन्यास बाह्य क्षेत्र के समानांतर हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो और वह ऊर्जा का अवशोषण कर बाह्य क्षेत्र के विपरीत अर्थात विरुद्ध अभिविन्यास ग्रहण कर ले या ऊर्जा उत्सर्जित कर निम्न ऊर्जा युक्त समानांतर अभिविन्यास
समानांतर अभिविन्यास में चेंज हो जाए, अर्थात एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होने वाले ट्रांजिशन को फ्लिपिंग कहते हैं। क्वेश्चन आता है फ्लिपिंग किसे कहते हैं? एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में होने वाले ट्रांजिशन को फ्लिपिंग कहते हैं। इस तकनीकी के अंतर्गत एक कार्बनिक अणु के नाभिक को एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रोटॉन के युग्म भिन्न भिन्न आवृत्ति पर पोजीशनल मोशन करते हैं। अब इन पोजीशनल प्रोटॉन को समान रूप से बदलते हुए फ्रीक्वेंसी की विकिरण से विकृत करते हैं और उन फ्रीक्वेंसीज का अध्ययन करते हैं जिन पर अवशोषण होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रम के अंतर्गत हम प्रत्येक प्रोटॉन युग्म के लिए प्रयुक्त क्षेत्र सामर्थ्य जिस पर अवशोषण करता है को ज्ञात कर लेते हैं तथा उस पर किए गए अवशोषण के मध्य आरेख खींच लेते हैं तथा उस पर किए गए अवशोषण के मध्य आरेख खींच लेते हैं। भिन्न प्रयुक्त सामर्थ्य क्षेत्र पर प्राप्त संकेतों की संख्या समतुल्य प्रोटॉन के भिन्न भिन्न युग्मों के बराबर होती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, किसी यौगिक में जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम में उतने ही प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। दूसरा, एनएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त संकेतों की स्थिति विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक वातावरण को प्रदर्शित करती है, जैसे एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, प्राथमिक है या द्वितीयक है, प्रोटॉन हेलोजन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से जुड़ा है इत्यादि के प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण भिन्न भिन्न होता है। पॉइंट थर्ड, किसी एनएमआर संकेत का एक से अधिक शिखरों में विपाटन स्प्लिटिंग निकटवर्ती प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यदि निकटवर्ती परमाणु पर समतुल्य प्रोटॉन उपस्थित हो तो प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन के कारण एनएमआर संकेत n+1 शिखरों में विपाटित हो जाता है। यदि निकटवर्ती परमाणु पर असमतुल्य प्रोटॉन उपस्थित हो तो एनएमआर संकेत का विपाटन n+1 शिखरों में हो जाता है, जहां n तथा m निकटवर्ती परमाणु पर प्रोटॉन के दो भिन्न भिन्न समुच्चय हैं। 4 पॉइंट्स लेंगे कल। थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत।